हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का यूनिट 2 ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अगर आपको नर्वस सिस्टम के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम के पूरे अच्छे से नोट्स दिए हुए हैं। तो हम स्टार्टिंग में पहले नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रो जान ही लेते हैं एक एक बार। तो देखिए, हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, KNS एंड CNS, मतलब कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज हमको पढ़ना है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं हमारे, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक के अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, और जो पैरासिम्पैथेटिक के अंतर्गत में आते हैं उसको हम कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इस यूनिट में हमको यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। देन जो हमारा थर्ड यूनिट होगा उसमें हम पैरासिम्पैथेटिक जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक के अंदर में जो एड्रेनर्जिक जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं कौन कौन से होते हैं? एक हमारा है यहाँ पे डोपामिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन और तीसरा है एपिनेफ्रिन। तो इन तीनों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे हम इन जितने भी हमारे इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके। तो यहाँ पे जो ये डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, तीनों को हम यहाँ पे कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कैटेकोलामाइन क्या होता है, इन्हीं तीनों को हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। इतना क्लियर। अब इसके बारे में कौन नहीं जानता कि हमारे नर्व, जितने भी हमारे नर्व इम्पल्सेस होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूरॉन्स हैं। इसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े नहीं होते, दोनों के बीच कुछ गैप होता है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उस वेसिकल्स में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। देन जैसे ही कोई स्टिमुलेशन आता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे रिसेप्टर्स। तो उस रिसेप्टर के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है और कोई भी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो वहाँ पे शो करता है। तो ये तो था बेसिक इंट्रो। अब हम आज पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट यूनिट में एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखिए, सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर का डेफिनेशन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल ट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस अ साइनेप्स। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू दी साइनेप्स एंड सम काइंड्स ऑफ दी सेल या फिर मसल और अ ग्लैंड, उसके थ्रू भी वो क्या करते हैं? वहाँ पे सिग्नलिंग करते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स आदि केमिकल ट्रांसमीटर या फिर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं, हमने अभी आपको बताया कि दो तरह से होते हैं हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, दो डिवीजन है ये। तो सिंपैथेटिक के अंदर में हम एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर में कॉलिनर्जिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कैटेकोलामाइन और एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे आप उसको कैटेकोलामाइंस भी बोल सकते हो, जो हमारा डोपामिन है, नॉर एड्रेनलिन है या फिर एपिनेफ्रिन है, उसको कैटेकोलामाइंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोग एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर भी उसको बोल सकते हैं। तो हमारे कैटेकोलामाइंस बनते कैसे हैं? एक आपको याद रखना है, स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर याद रख लेंगे तो आपसे बाकी आगे के जो स्ट्रक्चर हैं वो इजीली बन जाएंगे। जैसे कि कैटोकॉल रिंग है, ये जो आपको, अगर हमारे बेंजीन रिंग के पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो उसको हम बोल देते हैं कैटेकॉल रिंग। ठीक, ये हमारा कैटेकॉल रिंग है। प्लस इसको हम बोलेंगे इथाइल अमाइन, मेथेन है ना, मेथेन, एथेन, इथाइल, और इसमें अमाइन जुड़ा है तो इसको हम इथाइल। तो जब हमारा कैटेकॉल रिंग और इथाइल अमाइन आपस में ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होकर हमारा बना लेता है कैटेकोलामाइन। कैटेकॉल रिंग अमाइन के साथ जुड़ के कैटेकोलामाइन बना लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैटेकॉल रिंग है और उसके साथ में हमारे ये अमाइन ग्रुप जुड़ गया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ से 1 2 3 ये अलग हो गया, ये तो 1 2 अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये कुछ इस तरह से इसका नंबरिंग होता है। हमेशा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ज्वाइन होता है। ये हमारा इथाइलामाइन पार्ट है, हमारा कैटेकॉल रिंग है, टोटली हमारा कैटेकॉल बन जाता है। तो ये लिखा है कि कैटेकोलामाइन एंड जनरली रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कैटेकॉल न्यूक्लियस, जिसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, एंड एन एमाइन, जो एक इथेलामाइन कंटेन करके रखा है। कैटेकोलामाइन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कैटेकॉल रिंग होता है और एक इथाइलामाइन होता है, दोनों मिलकर यहाँ पे हमारा कैटेकोलामाइन बना देता है।
अब जैसा कि हम जानते हैं कैटेकोलामाइन्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, हमारा डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, है ना। तो इन फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कैटेकोलामाइन्स आर दी एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेनली डोपामिन होता है जिसको हम डीए भी लिख सकते हैं, एंड इट्स मेटाबोलाइट्स। अब इसके मेटाबोलाइट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोपामिन के बाद नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेटाबोलाइट्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम एनी भी लिखते हैं, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, और एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। इसको आप याद रख लेना। अब जैसे कि हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये हो गया हमारे कैटेकोलामाइन का स्ट्रक्चर, जिसको हम यहाँ पे हम डोपामाइन भी बोल सकते हैं। ये हमारा रिंग है, कैटेकॉल रिंग है, उसमें अमाइन ग्रुप जुड़ा है, इसी को हम यहाँ पे डोपामाइन बोल दिए। अब डोपामीन के बाद अब इसी से हम नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस कैसे करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, बस ये जो बीटा कार्बन दिख रहा है ना, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है, उसके बाद वाला हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन वाले पे हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़े तो हमारा जो डोपामीन था वो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज हो गया, या फिर आप उसको नॉरएड्रेनालिन भी बोल सकते हैं। अब हम नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस कैसे करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है, इस पोजीशन पे आपको NH के साथ पे CH3 ग्रुप भी लगाना है। तो CH3 लगाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NHCH3, तो ये आपका बन जाएगा एपिनेफ्रिन। All adrenergic neurotransmitters like dopamine, norepinephrine and epinephrine are derivatives और substituted catecholamines, सब एक दूसरे के derivatives होते हैं। बोथ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन हैव अ कायरल एटम्स। अब इन नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के पास हमने आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखाया उसके पास कायरल एटम होता है। अब कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर डिफरेंट अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो कार्बन है इसके साथ इधर जो ग्रुप जुड़ा है वो अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी अलग है। तो इस तरह से एक हमारा कायरल कार्बन कहलाता है। अब हम अगर कैटेकोलामाइन्स की बात करें तो उनमें जो आर कॉन्फिग्रेशन होता है वो हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एस कॉन्फिग्रेशन। इसलिए एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्फिग्रेशन हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है इन केस ऑफ कैटेकोलामाइन्स। तो बोथ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन हैव द कायरल कार्बन एटम्स एंड द एनांटियोमर्स विद आर कॉन्फिग्रेशन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। आर कॉन्फिग्रेशन ही हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। आर कॉन्फिग्रेशन ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड आर कॉन्फिग्रेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एजेंट हैव द हायर एफिनिटी टू द एड्रेनो रिसेप्टर। एड्रेनो रिसेप्टर क्या होता है, हमारा जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके लिए जो बाइंडिंग रिसेप्टर होता है उसको हम यहाँ पे एड्रेनो रिसेप्टर बोलते हैं। तो अगर आर कॉन्फिग्रेशन हमारा कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे है तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उस रिसेप्टर के लिए, इसलिए हमारा आर फॉर्म ज़्यादा एक्टिव होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं वो आखिर का सिंथेसाइज कैसे होता है। तो द बायोसिंथेसिस पाथवे अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको ये स्टेप याद रखने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, एल फिनाइल एलानिन का। एल फिनाइल एलानिन अगर आप स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं तो आपसे पूरा पाथवे बन जाएगा। जैसे कि एक हमारा बेंजीन रिंग है, उसमें हमारा CH2 CH, उसमें NH2 और COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में क्या होता है, एक अब यहाँ पे नाम में ही है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ओनली आपको इसके नाम में हाइड्रोक्सिलेज लगाना है, तो फिर ये एंजाइम यहाँ पे एंजाइम का नाम बन जाएगा। तो क्या होता है हाइड्रोक्सिलेज, तो यहाँ पे जाके हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, और जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन होता है यहाँ पे कुछ अल्टरेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर वही है बस पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे कि CH2 CH का CH, ये हमारा COOH यहाँ पे आ जाता है और हमारा NH2 इस पोजीशन पे, तो ये हमारा बन जाता है एल टायरोसिन। क्लियर। अब टायरोसिन के बाद क्या होगा, फिर कुछ एंजाइम आएंगे और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम का नाम कैसे लिखना है आपको, ये आपका टायरोसिन और हाइड्रोक्सिलेज लगाना है, ये एक आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो ये आपका हो गया टायरोसिन। अब टायरोसिन है, हाइड्रोक्सिलेज है, तो इस वाले पोजीशन पे जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके ज्वाइन हुआ। अब फिर ये जो हमारा इसमें आपको CO2 ग्रुप दिख रहा है, ये बाहर हो जाता है। इसके बाहर होने पे ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एल डोपा अभी बना है आपका, टायरोसिन से एल डोपा बना, तो एल डोपा किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपके डोपामीन में। किसमें, डोपामीन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि वही जब CO2 ग्रुप बाहर होता है तो उसको हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। एल डोपा का यहाँ पे क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से देख सकते हैं आप CH2, ये मेरा CH था, इसका एक H बचा है, वो यहाँ पे जाके जॉइंट हुआ CH2 NH। तो आपको दिख रहा होगा किसका स्ट्रक्चर, डोपामीन का, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जब कैटेकोल रिंग के साथ इथाइलामाइन जुड़ जाता है तो उसको हम डोपामीन बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, नाम से समझ आ रहा है कि बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब ये मेरा डोपामीन का स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया मेरा नॉरएपिनेफ्रिन।
अब जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारे एपिनेफ्रिन में कैसे चेंज होता है, हम कुछ नहीं करते, बस लास्ट ये जो पोजीशन है NH2 दिख रहा है वहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगाते हैं। तो फिनाइल इथेनोलामाइन या फिर एन मिथाइल ट्रांसफरेज का मतलब ये है कि ये वाले पोजीशन पे, आपके नाइट्रोजन वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो एन मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में यहाँ पे CH3 ग्रुप आता है और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एपिनेफ्रिन में। तो इस तरह से हमारा ये पाथवे पूरा होता है। सबसे पहले क्या था, हमारा एल्फिनाइल एलानिन था, एल्फिनाइल एलानिन से वो चेंज हुआ हमारे टायरोसिन में, फिर टायरोसिन फर्दर किस में चेंज हुआ, हमारे एल्डोपा में, डोपा फिर हमारा चेंज हुआ यहाँ पे डोपामीन में। अब डोपामीन के बाद वो किस पे चेंज हुआ, हमारे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन में, नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज होने के बाद फर्दर लास्ट में हमारा एपिनेफ्रिन में चेंज होता है। तो इस तरह से पूरा हमारा जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका बायोसिंथेसिस है, और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप जितने भी स्टेप्स हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में वही जो जितने भी स्टेप्स है उसको लिखे हैं कि सबसे पहले स्टेप पे क्या हुआ था, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ था फिनाइल एलानिन का, है ना। सेकंड पोजीशन पे क्या हुआ था, 3 डेज पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया था, तो 3 डेज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अमीनो, फिर हमारा एल टायरोसिन बना था। उसके बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था कुछ इस तरह, तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्डोपा, एल्डोपा का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर बीटा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डोपामीन, देन उसके बाद बीटा पोजीशन पे, डोपामीन के बीटा पोजीशन पे OH आया था, तो हमारा क्या बना था, नॉरएपिनेफ्रिन, देन एपिनेफ्रिन, फिर फाइनली क्या हुआ था, मिथाइलेशन हुआ था, फिर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बन गया था। तो मिथाइलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन टू गिव एपिनेफ्रिन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।